हेलो एंड वेलकम टू मान्या एजुकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में एक ओवरव्यू लिया था, उसके टाइप्स के बारे में एक ओवरव्यू लिया था। आज हम लोग आगे जानेंगे। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये MPPSC 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल चल रहा है और हम लोग यूनिट कवर कर रहे हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पिछले पार्ट को यदि आपने नहीं देखा है तो उन्हें पिछले पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो पूरा 3 पार्ट में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कवर करेंगे, इसे बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए आज का हम लोग लेसन शुरू करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क को आकार के अनुसार भी बांटा गया। अभी हम लोगों ने देखा कंप्यूटर नेटवर्क 2 प्रकार के होते हैं। पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा था वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, तो जहाँ पर तारों से डिवाइसेस को जोड़ा जाता है वो हो जाता है वायर्ड, जहाँ पे बिना तारों के आपस में डिवाइसेस को जोड़ा जाता है वो वायरलेस हो गया। ठीक है, अब आकार के अनुसार भी कुछ अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, कुछ अलग अलग प्रकार से नेटवर्क को बांटा गया है। तो ये आकार के अनुसार कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे? लैन, मैन और वैन। ठीक है, तो लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। तो ये 3 का नाम आपने बहुत सुना होगा। आज हम लोग जानेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोगों कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। छोटा नेटवर्क होता है। ठीक है, यह एक छोटा नेटवर्क होता है। सामान्यतः घर, ऑफिस और कैंपस में होता है। कहाँ कहाँ पे? घर में, ऑफिस में, कैंपस में। इतना छोटा होता है ये। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी? देखिए ये इस टाइप से, पहले तो ये फोटो देख लीजिए। ये जैसे घर में हम 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में एक एक कंप्यूटर रख दिया, रूटर से तीनों कंप्यूटर को जोड़ लिया, बन गया लैन। हमारे ऑफिस में 15 कर्मचारी काम करते हैं, सबको एक एक कंप्यूटर दिया, एक रूटर से आपस में सभी को जोड़ लिया, बन गया लैन। अब आपस में डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, ये इस तरह से आपस में डेटा जो है वो जुड़ जाता है। डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और कंप्यूटर्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसके लोकल एरिया नेटवर्क के अब कुछ हम लोग विशेषताएं भी देख लेते हैं। यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। ठीक है, एक कमरा या एक बिल्डिंग, एक ऑफिस से, इस तरह से। मतलब ऐसा नहीं कि ये 20-20 किलोमीटर तक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही छोटा नेटवर्क होता है, इसलिए इसके नाम में लोकल ही जुड़ा हुआ है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है डेटा ट्रांसफर स्पीड अधिक होती है, अच्छी खासी होती है डेटा ट्रांसफर स्पीड। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप डायरेक्टली बिना किसी पेन ड्राइव वगैरह का यूज़ किए हुए डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों कंप्यूटर में आपस में हार्ड डिस्क को जोड़ा जा सकता है, हार्ड डिस्क को नेटवर्क पे लेकर शेयरिंग की जा सकती है। तो काफ़ी कुछ इस तरह से होता है। डेटा स्पीड जो है वो ट्रांसफ़र स्पीड अच्छी होती है। बाहरी नेटवर्क से संबंध नहीं रहता है, यानी इसमें इंटरनेट नहीं चलाएं तो भी चलेगा, आपस में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेटा सुरक्षित होता है क्योंकि बाहरी किसी नेटवर्क से कोई संबंध नहीं है। डेटा को कोई हैक नहीं कर सकता, कोई उसको पढ़ नहीं सकता, बाहरी व्यक्ति है ही नहीं उसमें। ठीक है, इसमें डेटा को व्यवस्थित करना आसान होता है क्योंकि डेटा कम है, कंप्यूटर कम है, पहचानना आसान है कि कौन सा डेटा किसने किस डेटा का निर्माण किया, कौन किस डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क और ये उसकी कुछ विशेषताएं। अब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन से बड़ा होता है। ठीक है, सामान्यतः एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जा सकता है। मतलब इतना बड़ा हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर, इंदौर से उज्जैन, इतना बड़ा नेटवर्क हो सकता है ये। ठीक है, आकार के अनुसार बात कर रहे हैं ना हम लोगों ने। लैन को क्यों बोला कि घर में, बिल्डिंग में, उसके आकार के अनुसार बोला ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है उससे बड़ा है, तो इसका आकार कितना होगा? एक शहर से दूसरे शहर तक लगभग। अब एग्जैक्ट इसका मीटर, किलोमीटर ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये मान के चलिए आप 2 अलग अलग शहरों तक में जोड़ा जा सकता है नेटवर्क, इस नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर्स को। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे ये एक लैन हो गया एक शहर में, ये लैन हो गया उसी शहर के दूसरे कोने में, ये हो गया दूसरे शहर में, ये हो गया दूसरे शहर के दूसरे कोने में, ये हो गया दूसरे शहर के तीसरे कोने में। ठीक है, और मैन के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे के सारे जितने भी हैं ये लैंस आपस में जुड़ गए। अब बन गया एक बड़ा नेटवर्क। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क मिलके हो गए एक बड़ा नेटवर्क। कैसे जुड़ते हैं आपस में? राउटर, स्विच और हब्स, ये सब के बारे में हम लोग पिछले लेसन में जान चुके हैं कि क्या होते हैं राउटर, क्या होते हैं स्विच, क्या होते हैं हब। ठीक है, इस तरह से
एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण होता है। इसकी विशेषताएं क्या है? गति और फैलाव ज़्यादा होता है, बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। रखरखाव कठिन होता है। ये क्यों होता है कठिन? क्योंकि आकार बड़ा हो गया। कहाँ से फॉल्ट हुआ है, कहाँ से डेटा मैनिपुलेट किया गया, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा लैन से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब तो देखिए टेक्निक्स इतनी ज़्यादा हैं कि किसी भी डेटा को किसने मैनिपुलेट किया पूरी दुनिया में कहीं से भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको फिजिकली इसको रखरखाव करना, कहीं से तार हट गया, टूट गया, क्या हो गया, ये सब फिजिकली इसका थोड़ा सा रखरखाव मुश्किल हो सकता है। इससे डेटा को दूर तक भेजा जा सकता है, जिससे ऑफिस का काम आसान हो जाता है। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट डेटा आप इंटरनेट से नहीं भेजना चाहते, आप मैन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे अपने दूसरे ब्रांच में भेज सकते हैं। इस तरह से अपना ऑफिस का काम जो है वो ईजी होता है। तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी पूरी पृथ्वी तक में फैल सकता है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसके नाम के साथ वाइड लग गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे पूरा शहर, देश या विश्व। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम कितना जाएगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत मैक्सिमम जा सकता है। यह पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें डेटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके विशेषताएं क्या हो गई? वायर्ड और वायरलेस का मिला जुला नेटवर्क होता है। इसमें बहुत सारे नेटवर्क होंगे ना। वैन में बहुत सारे लैन होते हैं, बहुत सारे मैन होते हैं। अब कुछ वैन जो हैं वो वायर्ड बने हुए हैं, कुछ लैन जो हैं वो वायरलेस बने हुए हैं। इस तरह से वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क सब इसमें समाहित होते हैं। इसमें डेटा उपग्रह के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक और चीज़ आ गई, अब इसमें उपग्रह आ गया, सैटेलाइट के थ्रू डेटा का ट्रांसफर हो रहा है इसमें। ठीक है, इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरी विश्व में ये नेटवर्क फैला सकते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट के बारे में कहा जाता है कि वो एक बिगेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ वो नेटवर्क है। ठीक है, तो 3 अलग अलग प्रकार के आकार के अनुसार नेटवर्क होते हैं। कौन कौन से? लैन, मैन और वैन। अब हम लोग देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ये नेटवर्क जब भी बनाया जाता है कंप्यूटर का, तो एक विशेष आकृति के रूप में, एक विशेष तरीके से कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही तार से 4 कंप्यूटर जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। एक विशेष तरीका होता है, और वो तरीका क्या कहलाता है? टोपोलॉजी। ठीक है, तो जिन तरीके से नेटवर्क बनाया जाता है वो कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क की आकृति या लेआउट। नेटवर्क टोपोलॉजी के द्वारा यह निर्धारण होता है कि नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ेंगे और कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से जुड़ेंगे, किस तरह से कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे, लेआउट क्या है, ये सारी चीजें जो है नेटवर्क टोपोलॉजी के थ्रू होती है। कई प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। कौन कौन से? बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के टोपोलॉजी हैं। एक एक करके हम लोग इन सभी टोपोलॉजीज को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बस टोपोलॉजी क्या है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी क्या है? एक ही तार, जिसे बैकबोन केबल कहा जाता है, उसी से सारे के सारे डिवाइसेस को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक ही क्रम में एक ही तार के थ्रू आपस में इनको जोड़ देते हैं, और प्रारंभ में और अंत में एक विशेष प्रकार का डिवाइस लगा देते हैं जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब इसी तार में ये जो बैकबोन केबल है, इसके शुरू में और लास्ट में टर्मिनेटर्स लगा देंगे, और बीच बीच में इसी बैकबोन केबल से दूसरे जो है डिवाइसेस जोड़ देंगे। 2-4 कंप्यूटर जोड़ देंगे, 2-4 प्रिंटर जोड़ देंगे, जो भी जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से बस टोपोलॉजी बन जाती है एक बैकबोन केबल से। इसका लाभ क्या होता है? आसान होता है यूज़ करना, इसको बनाना। ठीक है, कम तारों का उपयोग होता है, फॉल्ट को ढूंढना बहुत ईजी होता है। इसमें से कोई एक निकाल दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है नेटवर्क को। ठीक है, हानि क्या होती है? एक कंप्यूटर की खराबी से संचार रुक सकता है। लेकिन ये कौन सा कंप्यूटर है? ये सारे कंप्यूटर्स को निकाल दें, कुछ कंप्यूटर निकल जाएंगे तो नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जिनको निकालने से नेटवर्क जो है वो काम करना बंद कर सकता है। ये ऐसा कंप्यूटर हो सकता है कि उस कंप्यूटर में ही सारा डेटा रखा हो। ये ऐसा कंप्यूटर हो सकता है कि सारा डेटा उसी कंप्यूटर से होके दूसरे कंप्यूटर में पहुंचता हो। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं वो अगर हटा दिए जाएं टोपोलॉजी से, या फिर वो खराब हो जाएं, तो
नेटवर्क जो है वो डेटा ट्रांसफ़र करना बंद कर सकता है। और एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि बाद में किसी भी कंप्यूटर को जोड़ना कठिन है। पहले आप जितना नेटवर्क बनाते समय जोड़ लीजिए, बाद में उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से दिखता है आपका ये बस टोपोलॉजी, है ना। ये बैकबोन केबल हो गई बीच में, ये टर्मिनेटर लगा दिए दोनों साइड में, ठीक है। अब ये नोड्स जोड़ दिए, कंप्यूटर्स आपस में जोड़ दिए। अब इसमें से सपोज करिए, वैसे तो ये जैसे ये वाला कंप्यूटर है, इसमें यदि डेटा नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, एक वर्क स्टेशन के रूप में काम कर रहा है, तो इसको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सपोज करिए ये वाला कंप्यूटर है जिसके अंदर आपने डेटा रखा हुआ है अपना, ठीक है। ये कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना आपका बंद कर सकता है। तो ये है बस टोपोलॉजी। अब देखते हैं हम लोग ट्री टोपोलॉजी क्या चीज है ना। कंप्यूटर से बाकी सभी कंप्यूटर वृक्ष की तरह जुड़े होते हैं। ये आपको वृक्ष में दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये रूट कहलाता है, ठीक है, रूट। और बाकी सब जो है वो रूट कंप्यूटर से आपस में जुड़े होते हैं। ये वृक्ष की तरह दिख रहा है ना, या फिर इसको उल्टा कर दें तो पक्का वृक्ष की तरह दिखेगा, रूट नीचे और उसके ऊपर ना ब्रांचेस की तरह से। तो वृक्ष की तरह ये ट्री टोपोलॉजी दिखती है। सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं, और एक कंप्यूटर जो होता है उसमें मेन होता है, एक वृक्ष के समान दिखाई देता है। नोड्स में पेरेंट चाइल्ड का संबंध होता है। कौन किसका पेरेंट? ये कंप्यूटर नंबर 1 रूट है, तो 2 जो है वो 1 का चाइल्ड हो गया, 3 जो है वो 1 का चाइल्ड हो गया। अब ये 4 किसका चाइल्ड हो गया? 2 का। तो 2 कौन है? 4 का। 2 जो है वो 4 का पेरेंट है, ठीक है। तो इनके नोड्स में आपस में पेरेंट और चाइल्ड का संबंध होता है। लाभ क्या है इसके? एक सेगमेंट के खराब होने पर दूसरे सेगमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेगमेंट का क्या मतलब है कि ये वाला सेगमेंट, ठीक है, जैसे ये सपोज 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। अब कंप्यूटर नंबर 3 खराब हो जाए तो 6 और 7 में डेटा नहीं पहुंचेगा, तो 6 7 तो ऑलरेडी बाहर कर दीजिए। तो ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है 3 जो है वो अपने सभी चाइल्ड को लेके अलग हो जाए तो भी इधर का नेटवर्क जो है वो चलता रहेगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो सेगमेंट के खराब होने पर दूसरे सेगमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस नेटवर्क में नए कंप्यूटर को लगाना आसान होता है, लगा दो किसी के साथ, ये 4 के साथ एक और लगा दो, 8 लगाना, नए कंप्यूटर को लगाना इसमें आसान है। बस टोपोलॉजी में आसान नहीं था, ठीक है। और हानियां क्या हैं? बैकबोन लाइन टूट जाती है तो पूरा सेगमेंट रुक जाता है, ठीक है। ये लाइन यदि टूटी तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट रुका, ठीक है। और ये कंप्यूटर खराब हुआ तो भी पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो खराब हुआ। बड़े नेटवर्क के लिए ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क आप 1000 कंप्यूटर बना दीजिए, है ना, 1000 कंप्यूटर इस नेटवर्क में लगा दीजिए, और वो रूट तो एक ही होगा, ठीक है। अब वो रूट खराब हुआ तो पूरा का पूरा काम ठप। इसलिए बड़े नेटवर्क के लिए ये ठीक नहीं माना जाता है। रूट कंप्यूटर के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है, ये रूट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। अगले टोपोलॉजी पे आते हैं, रिंग टोपोलॉजी। सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे होते हैं। गोलाकार आकृति, किस तरह से गोलाकार आकृति? ये गोलाकार आकृति, ठीक है। इस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर समान स्तर के होते हैं। कोई ये नहीं वो कह सकता कि मेरे पास ज़्यादा कुछ है, प्रिविलेजेस, सब समान स्तर के ही हैं। लाभ क्या है? अधिक कुशलता से कार्य करता है, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता, सभी समान स्तर के हैं ना। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें रूट खराब हो गया तो बाकी सब खराब हो गया, सब समान स्तर के। लेकिन इसमें भी ऐसा होता है कि एक कंप्यूटर खराब हो गया तो नेटवर्क ले डूबता है, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यह किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है। जैसे ये कंप्यूटर खराब हो जाए, ठीक है, तो इसको डेटा नहीं मिलेगा, इसको डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन इधर डेटा चलता रहेगा इतने कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो यानी कि सॉरी, इसको भी नहीं मिलेगा, ये इतने में जो है वो डेटा चलता रहेगा। यानी कि कुछ पार्ट जो है वो खराब हो सकता है, और यदि 2-3 कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क भी डाउन हो सकता है। यानी ये और ये भी खराब हो जाए तो गया पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो गया आपका। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं इसमें भी, ठीक है, लेकिन किसी एक कंप्यूटर पर इसकी निर्भरता नहीं है, जैसे कि ट्री टोपोलॉजी में थी। एक रूट कंप्यूटर पर पूरी की पूरी निर्भरता है, ठीक है। यदि एक लाइन या कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो दूसरी लाइन के द्वारा काम किया जा सकता है। यही चीज मैंने आपको अभी दिखाया कि ये वाला कंप्यूटर काम करना बंद करे तो ये तीनों, ये लाइन खत्म, लेकिन बाकी ये लाइन जो है वो चालू रहेगी,
ठीक है। अब हानि क्या है इसका, यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होती है, कंप्यूटर ज़्यादा हो जाएंगे तो गति जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि एक कंप्यूटर से डेटा ले जाने में कई कंप्यूटरों से गुजरना पड़ता है। जैसे ये कंप्यूटर नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब सपोज करिए हमको 5 से 1 में डेटा पहुंचाना है, तो दो रास्ते, या तो 5, 6, 1, ये पहला रूट हो गया, या फिर दूसरा रूट क्या हो सकता है 5, 4, 3, 2, 1। अब अगर ये कंप्यूटर जो है वो बंद है, काम नहीं कर रहा है, तो इधर से आप डेटा नहीं पहुंचा पाएंगे, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ से डेटा नहीं पहुंचाएंगे, फिर आपको लंबा रास्ता ढूंढना पड़ेगा 5, 4, 3, 2, 1, और फिर जाके आप 5 से डेटा को 1 पे पहुंचा सकते हैं। तो ये कष्ट है इसमें, है ना, कई कंप्यूटरों से डेटा को गुजरना पड़ जाता है, तब जाके वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। अब होता है इंपॉर्टेंट स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्लाइंट सर्वर के नेटवर्क बनाए जाते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसमें एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरह से देख लीजिए होता है। एक ये जो है सभी अलग अलग कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ, सारे कंप्यूटर इसी से जुड़े हुए हैं, और ये जो है ये सर्वर है। ठीक है, ये सर्वर, इसमें सारा का सारा डेटा रख देते हैं। नॉर्मल केस यही है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी बनाने का उद्देश्य यही होता है कि एक सर्वर में पूरा का पूरा डेटा जो है वो रख देंगे। अब बाकी जो जितने भी हैं ये सबको कहा जाएगा क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट या वर्क स्टेशन बोल लें या नोड बोल लें, जो बोलना है बोल लें, है ना। वैसे जनरली जो है वो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में क्लाइंट बोलेंगे, जो यूजर यूज करता है इसको, है ना, और जिसमें डेटा है उसको बोलेंगे सर्वर। तो इस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एक होस्ट कंप्यूटर होता है इसमें, जो कि सर्वर होता है, जिससे अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, ये सब आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, क्लाइंट आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, होस्ट कंप्यूटर या सर्वर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। सामान्यतः सर्वर में डेटा सेव होता है और अन्य कंप्यूटर जो हैं वो सिर्फ वर्क स्टेशन की तरह काम करते हैं, यानी सिर्फ ट्रांजैक्शंस करने का काम करते हैं, डेटा स्टोर नहीं करते। डेटा स्टोर कौन करेगा? सर्वर। ठीक है, लाभ क्या है? आसानी से नया कंप्यूटर लगा सकते हैं, भाई एक और जोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, आसानी से नया कंप्यूटर लगा सकते हैं। जैसे एटीएम का आप तो उदाहरण दिमाग में रखिए, है ना, एटीएम ढेर सारे और खोले जा सकते हैं ना। कंप्यूटर की संख्या बढ़ाए जाने पर कंप्यूटर से एक दूसरे पर सूचनाओं के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर तक नहीं जाना है ना डेटा को तो सीधा सर्वर से डेटा लेना। कोई कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होता है। अब जैसे ये वाला कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकी कंप्यूटरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सर्वर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बस दिमाग में एटीएम का सिस्टम रखिए, एटीएम खराब हो जाते हैं 4-5, तो क्या बाकी एटीएम के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? जी नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, हानि क्या है? पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर या सर्वर पर निर्भर करता है। होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। आपने बहुत बार लोगों से ऐसा सुना होगा, सर्वर डाउन है ना, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये कब होता है? जब सर्वर जो है वो या तो रिस्पॉन्स नहीं देता है रिक्वेस्ट का, या फिर यहाँ से डेटा फेच नहीं हो पाता है, या फिर ये सर्वर जो है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो सर्वर की दिक्कत होगी तो सबको दिक्कत आएगी, सारे क्लाइंट्स को दिक्कत आएगी। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज अभी क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा। अभी मैं मेश टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी आपको ब्रीफ कर देता हूं। एक होता है मेश टोपोलॉजी, जो कि 5वां और आखिरी टोपोलॉजी है कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंटरकनेक्शन होते हैं, बहुत ही इसमें आप देख सकते हैं ना, रिंग टोपोलॉजी, और आपस में सिंगल भी जुड़े हुए हैं। एक तो रिंग से जुड़े ही हुए हैं, प्लस सारे कंप्यूटर एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है ये, बहुत सारे इंटरकनेक्शन होते हैं इसमें। प्रत्येक नेटवर्क जो है वो अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है, प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। यानी ये कंप्यूटर नंबर 1 है, ये 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, सबसे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, और मेश टोपोलॉजी जो है वो सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखिएगा, क्या इस प्रकार का नेटवर्क जो है वो बड़े साइज का बनाना ठीक है, प्रैक्टिकल है? आप सोच के देखिएगा, ये प्रैक्टिकलिटी में दिक्कत आती है इसमें। इसीलिए जो क्लाइंट सर्वर स्टार टोपोलॉजी है वो सबसे ज्यादा यूज होने लगा है।
लाभ क्या है? सभी कंप्यूटर एक दूसरे को डायरेक्टली डेटा भेज सकते हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए अच्छा है। डेटा किसी भी दूसरे कंप्यूटर को क्रॉस करके नहीं जाएगा, डायरेक्टली पहुंच जाएगा, तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए अच्छा होता है। हानि क्या है? नया कंप्यूटर जोड़ना मुश्किल है, तार ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं या फिर इसका स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसमें नया कंप्यूटर जोड़ना मुश्किल हो जाता है। और अगर 20 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, एक कंप्यूटर आप नया लगाते हैं तो उसको बाकी सभी 19 कंप्यूटरों से जोड़ना है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। फॉल्ट का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, दिक्कत कहाँ पे आई, किस तरीके से आई, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। केबल की अधिकता हो सकती है। ठीक है, ये है जो स्ट्रक्चर है मेश टोपोलॉजी का। ठीक है, अब हम लोगों को क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, जो कि स्टार टोपोलॉजी पर बेस्ड है। स्टार टोपोलॉजी के ऊपर ये पूरी की पूरी आधारित है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तकनीक का उपयोग तब होता है जब डेटाबेस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उस पर कई यूजर या कंप्यूटर को एक साथ कार्य करना होता है, जैसे एटीएम। डेटा जो है वो किसी सर्वर में, सपोज मुंबई में है, अब आपको भोपाल से उस डेटा का यूज़ करना है। आप अपना कार्ड डालते हैं एटीएम में, आपका कार्ड रीड होता है, आप अपने पैसे निकालते हैं। ये डेटा कहाँ से चल रहा है? डेटा कहाँ से फेच हो रहा है? मुंबई में किसी सर्वर से, और आप काम कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह का जब काम होता है जहाँ पे डेटाबेस जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और डेटाबेस जो है वो आपका सर्वर में रखा हुआ है, आप किसी एक क्लाइंट कंप्यूटर पे काम करके अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो कहलाता है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस स्थिति में जिस कंप्यूटर पे डेटाबेस होता है उसे सर्वर कहा जाता है, और बाकी कंप्यूटर जो डेटाबेस में एंट्री करते हैं या डेटाबेस पे काम करते हैं, ठीक है, अथवा डेटाबेस के डेटा का उपयोग करते हैं, वे क्लाइंट कहलाते हैं। जब किसी क्लाइंट को सर्वर के डेटा का उपयोग करना होता है तो सर्वर से डेटा प्राप्त करने या एडिट अपेंड करने हेतु परमिशन की मांग करता है। जब आप कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, तो एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं? आप डेटाबेस में अपने डेटा का एक्सेस मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। इसे रिक्वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट करना बोलेंगे। सर्वर आपका रिक्वेस्ट प्राप्त करता है और उसकी प्रतिक्रिया देता है। सर्वर जब रिक्वेस्ट की प्रतिक्रिया देता है तो उसे रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसे ही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड कहा जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड पे काम करती है। क्लाइंट जो है वो डेटा को एक्सेस करने के लिए पहले करता है रिक्वेस्ट, सर्वर जांच करता है कि ये सही डेटा की मांग कर रहा है कि नहीं, ये ऑथराइज्ड यूजर है कि नहीं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों की जांच परख करने के बाद प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स करता है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड जो है वो इसी को कहा जाता है। ये इस तरह से स्टार टोपोलॉजी पर बेस्ड है। ये सर्वर हो गया, ये क्लाइंट हो गए। इस यहाँ से किसी डेटा पे काम करना है तो यहाँ से वो भेजेंगे रिक्वेस्ट, सर्वर जो है वो करेगी रिस्पॉन्स। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड में ये पूरा का पूरा क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी काम करता है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अगले पार्ट में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आगे देखेंगे। यदि इस लेसन के बारे में कोई फीडबैक देना हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट 3 में अगले लेसन में। तब तक के लिए नमस्कार।